नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज अपने 12th क्लास का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर करेंगे। बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है अपना मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अर्थात इस चैप्टर में अपने नर तथा मादा युग्मकोद्भिद, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास का अध्ययन करेंगे। संरचना व विकास का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले अपने जान लेते हैं कि ये युग्मकोद्भिद क्या होते हैं, गेमेटोफाइट किसे कहते हैं। तो देखिए, पादप के अंदर जो प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है, पुष्प होता है। पादप में जो मुख्य प्रजनन अंग है वो क्या होता है, पुष्प होता है। अब पुष्प के अंदर दो प्रमुख संरचनाएं पाई जाती है, एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग, जिन्हें हम आवश्यक चक्र के नाम से जानते हैं या प्रजनन चक्र के नाम से जानते हैं। देखिए, पुमंग की प्रत्येक इकाई को अपने कहते हैं पुंकेसर और जायांग की प्रत्येक इकाई को अपने कहते हैं अंडक। अब देखिए, बात करें अपने पुमंग की तो ये पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है और जायांग की बात करें तो ये पुष्प का मादा प्रजनन अंग होता है। अब नर प्रजनन अंग है तो इसके अंदर जो गेमेट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, मेल गेमेट बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। और पादपों के नर युग्मक अपने को पता है क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और जायांग है मादा प्रजनन अंग, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे, जिन्हें हम ओव्यूम के नाम से या गुरु बीजाणु के नाम से जानते हैं। और नर युग्मकों को कहा जाता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। तो ये तो बात होगी अपनी युग्मकों की कि युग्मक किसे कहते हैं। प्रजनन कोशिकाओं द्वारा बनने वाली अगुणित संरचनाएं क्या कहलाती है, युग्मक कहलाती है। पादपों में नर युग्मक परागकण या लघु बीजाणु के नाम से जाने जाते हैं, जबकि जंतुओं में नर युग्मकों को अपने शुक्राणु के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यहाँ ये तो बात होगी युग्मकों की। अब अपना शब्द आ गया गेमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद। तो देखिए, नर युग्मक के परिवर्धित रूप को अर्थात अपने को पता है कि पादपों में जो नर युग्मक होता है वो परागकण के रूप में इस प्रकार से गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। अब इस गोलाकार स्ट्रक्चर में से जनन छिद्र में से होते हुए एक नलिका निकलती है, जिसे हम नाम देते हैं पराग नलिका। यह पराग नलिका युक्त परागकण ही क्या कहलाता है, पादप का नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, मेल गेमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर अपने बात करें जायांग की, तो जायांग के अंदर अंडाशय में फीमेल गेमेट का निर्माण होता है और ये जो मादा युग्मक बनता है, इस मादा युग्मक के परिवर्धन से एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे हमें भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं या इसे हम कहते हैं अंडकोश। तो ये भ्रूण कोश या अंडकोश क्या कहलाता है, मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। मादा युग्मकोद्भिद। हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये बोल सकते हैं कि नर तथा मादा युग्मकों के परिवर्धन से बनी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, युग्मकोद्भिद कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों के परिवर्धन से बनी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, युग्मकोद्भिद कहलाती है, गेमेटोफाइट कहलाती है। चलिए, अपने इनकी संरचना और विकास शुरू करने से पहले अपने थोड़ा ध्यान देते हैं पुष्प की स्ट्रक्चर पर। तो पुष्प में हमने आपको बताया कि मुख्य जो प्रजनन अंग होते हैं या आवश्यक जो अंग होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है अपना पुमंग।
जिसे हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है जायांग, जिसे हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। अब देखिए एंड्रोसियम की जो मेन इकाई होती है, या इसकी यूं कहे कि इसकी जो एकल इकाई होती है, उसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, स्टेमन के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन के नाम से जानते हैं। और जायांग की जो एकल इकाई है, इसके एकल सदस्य को अपने क्या कहते हैं? अंडक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पुष्प क्या है? ये तो हो गए पुष्प के प्रजनन भाग, जो अपने इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत काम में आएंगे। तो अगर अपने पुष्प की परिभाषा देनी चाहें तो अपने सिंपल लैंग्वेज के अंदर यह कह सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित पर्वय है। पुष्प एक रूपांतरित पर्वय है, अर्थात पर्वय के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है। और इस पुष्प पर या तो बंध्य संरचनाएं उपस्थित होगी या फिर उर्वर संरचनाएं उपस्थित होगी। देखिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज के अंदर गैमेट संश्लेषण की, गैमेट फॉर्मेशन की क्षमता नहीं पाई जाती, तो वो क्या हो जाएंगे? बंधे हो जाएंगे। और पुंमंग और जायांग में युग्मक निर्माण की क्षमता होती है, तो इन्हें हम क्या कह देंगे? उर्वर संरचना के नाम से जानते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि स्टेराइल और फर्टाइल जो स्ट्रक्चर है वो किस पर पाई जाती है? पुष्प पर पाई जाती है। यही कारण है कि पुष्प को बीजाणु पर्णधारी पर्वय भी कहा जाता है। बीजाणु पर्णधारी पर्वय के नाम से हम जानते हैं। तो सिंपल सा है कि पुष्प क्या है? बीजाणु पर्णधारी पर्वय या रूपांतरित पर्वय ही क्या है? पुष्प है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो पुष्प के आवश्यक चक्कर या प्रजनन चक्कर जिन्हें हम कहते हैं वो कौन से होते हैं? पुंमंग और जायांग। इसके साथ साथ पुष्प में सहायक चक्कर भी पाए जाते हैं, जिनका अध्ययन हमने फर्स्ट चैप्टर में किया। बाह्य दलपुंज, जिसे हमने नाम दिया था कैलिक्स, और दूसरा होता है दलपुंज, जिसे हमने नाम दिया था कोरोला। अब देखिए बाह्य दलपुंज की एकल इकाई को हम कह देंगे बाह्य दल, और दलपुंज की एकल इकाई को अपने क्या कह देंगे? दल कह देंगे। देखिए यहां तक अपनी कहानी इन दोनों की समाप्त हो जाती है कि बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी चक्कर होता है, सुरक्षा करता है। दलपुंज कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प को आवश्यक रंग प्रदान करता है। चटकीला जो रंग होता है पुष्पों का, वो दलपुंज के कारण होता है। अब इन दोनों को अपने यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो अगला अपना जो पार्ट है पुंमंग और जायांग है, तो अपने जो युग्मकोद्भिद की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, उसमें अपने पुंमंग और जायांग किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, पुंमंग और जायांग में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। ये आएगा अपने युग्मकोद्भिद की सामान्य संरचना के अंतर्गत। तो देखिए अगर अपने बात करें पुंमंग की, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की अगर आपने बात करें तो इसकी जो एकल इकाई है इसे हम क्या नाम देते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी एकल इकाई को अपने क्या कहते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। अब ये पुंकेसर कौन कौन सी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, इसकी किस प्रकार की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उस पर अपने ध्यान देते हैं। तो देखिए ये जो पुंकेसर होता है, इसके सबसे शीर्ष भाग पर एक इस प्रकार की फूली हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे हम नाम देते हैं परागकोश। ठीक है, तो शीर्ष भाग पर कौन सी संरचना पाई जाती है? परागकोश पाए जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे ये जो आपको धागेनुमा या तंतु रूपी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम पुतंतु के नाम से जानते हैं। पुतंतु के नाम से जानते हैं। और परागकोश ये जो है, ये दो पालियों में बटा होता है। इस प्रत्येक परागकोश के अंदर दो पालियां उपस्थित रहती है, दो पालियां पाई जाती है, और इन दोनों पालियों को जोड़ने के लिए जो उत्तक उत्तरदायी होता है उसे हम योजी उत्तक के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये हो गई पुंकेसर की सामान्य स्ट्रक्चर, सामान्य संरचना। तो हम यूं कहे कि पराग जो पुंमंग की इकाई है पुंकेसर, इसमें तीन प्रमुख भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। अगर अपने बात करें पुतंतु की, तो यह एक पतला
धागे रूपी या तंतु रूपी भाग होता है जिसका निचला सिरा पुष्पासन के साथ जुड़ा होता है। हमने ये देखा कि पुष्प के अंदर क्या होता है, पुष्प वृंत पाया जाता है और यहाँ ये फूला हुआ भाग होता है जिसे हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये इस प्रकार की संरचना निकलती है किसकी, कुतंतु की। तो निचला जो पार्ट है वो पुष्पासन के साथ जुड़ा होता है, जबकि कुतंतु के ऊपरी भाग या शीर्ष भाग पर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर को अपने क्या नाम देते हैं, परागकोश के नाम से जानते हैं। और कुतंतु का कार्य हो गया उसके पुष्पासन भाग के साथ परागकोश को जोड़े रखना। ठीक है, बात करें अगर अपने योजी उत्तक की, तो यह एक प्रकार का बंधे उत्तक होता है जो कि परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़े रखने में सहायक होता है। तो ये परागकोश की दो पालियों को आपस में जोड़े रखने में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, अगर अपने बात करें परागकोश की स्ट्रक्चर की, तो ये जो परागकोश है ऊपरी भाग के अंदर, इसकी सामान्य संरचना इस प्रकार की होती है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परागकोश की सामान्य संरचना, मोस्टली पूछ ली जाती है, तो अपने को इसकी सामान्य संरचना को ध्यान में रखना है कि परागकोश की सामान्य स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो देखिए, अपने एक सामान्य पुष्प के अंदर पाए जाने वाले परागकोश की संरचना का वर्णन करें तो इसके अंदर आपको कितने चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 4 चैम्बर इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि एक परागकोश क्या होता है, द्विपालित होता है, अर्थात ये 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो 2 पालियों के अंदर कितने प्रकोष्ठ हो जाएंगे, 4 प्रकोष्ठ हो जाएंगे। या हम यूं कहे कि प्रत्येक परागकोश जो अधिकांश पादपों में होता है वो क्या होता है, द्विपालित होता है। और इस द्विपालित परागकोश की प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो कुल कितने प्रकोष्ठ हो गए, 4 प्रकोष्ठ हो गए। तो ये जो 4 कोष्ठक जो इसके अंदर पाए जाते हैं, इन कोष्ठकों को अपने नाम देते हैं लघु बीजाणुदानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणुदानी। तो देखिए, एक परागकोश की सामान्य स्ट्रक्चर में द्विपालित संरचना होती है और प्रत्येक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है, ये इसके अंदर क्या होगी, लघु बीजाणुदानियां होगी। तो कितनी लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है, 4 लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है, 4 लघु बीजाणुदानियां उपस्थित होती हैं। तो ये तो होगी एक सामान्य परागकोश की स्ट्रक्चर। ठीक है, अपवाद स्वरूप आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि मालवेसी कुल के पादपों में, मालवेसी कुल के पादपों में जो परागकोश होता है वो एक पालित होता है। देखिए, भिंडी और गुड़हल वगैरह जो आते हैं वो मालवेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, भिंडी, गुड़हल आदि। तो इनके अंदर जो परागकोश होता है वो एक पालित होता है। अब देखिए, एक पालित परागकोश हो गया, इसका मतलब हमने यहाँ बताया कि एक पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणुदानियां उपस्थित है, 2 लघु बीजाणुदानियां उपस्थित है। तो यहाँ कितनी लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है, 2 लघु बीजाणुदानियां। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पालित परागकोश किस वर्ग की प्रमुख विशेषता है। तो ये मालवेसी कुल की प्रमुख विशेषता है। एक पालित परागकण किस कुल की प्रमुख विशेषता है, तो अपना आंसर किस तरफ जाएगा, मालवेसी कुल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगी परागकोश की सामान्य संरचना, जिसके अंतर्गत अपने ये देखते हैं कि लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है 4 और प्रत्येक परागकोश द्विपालित संरचना होती है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकोश में कौन सी प्रमुख क्रिया होती है। तो देखिए, पादपों के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं परागकण। तो ये जो परागकण बनते हैं ये लघु बीजाणुदानी के अंदर बनते हैं। ध्यान रखना है कि परागकणों का निर्माण कहाँ होता है, लघु बीजाणुदानी के अंदर होता है। तो ये होगी एक परागकोश की सामान्य संरचना, या हम यूं कहे कि एक पुंकेसर की सामान्य संरचना। पुंकेसर में कौन कौन से प्रमुख भाग पाए जाते हैं, पुंकेसर में अपने पाया जाता है कुतंतु, सबसे लंबा तंतुरूपी भाग, योजी, परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़ने के लिए उत्तरदायी संरचना, जिसे हम योजी के नाम से जानते हैं।
अब देखिए इस पराग कण के अंदर पराग कोश के अंदर किस प्रकार से पराग कणों का निर्माण होता है वो अपने को पढ़ना है। तो देखिए हमने अभी पुंकेसर की संरचना का अध्ययन किया, 3 भाग हो गए, पुतंतु, योजी और परागकोश। अपने को पुतंतु के कार्य का पता चल गया कि ये पुष्प के पुष्पासन भाग के साथ है परागकोश को जोड़े रखने में सहायक होता है, और योजी बंदे उत्तक होते हैं जिनका कार्य होता है परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़े रखना। अब अपना मेन पार्ट क्या रह जाता है, परागकोश। तो अपने पढ़ेंगे परागकोश की संरचना और परागकोश में होने वाली प्रमुख क्रिया। तो देखिए अपने अगर बात करें कि ये परागकोश है क्या, हम यूं कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में परागकोश अविभेदित कोशिकाओं का एक पुंज होता है, समूह होता है, एक समूह होता है, पुंज होता है, जिसके चारों ओर बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का आवरण पाया जाता है, जिसके चारों तरफ बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का आवरण पाया जाता है। तो ये होगी परागकोश की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक संरचना। हम यूं कहें कि परागकोश प्रारंभिक चरण में अविभेदित कोशिकाओं का एक बंडल है, समूह है, ग्रुप है, जिसके चारों तरफ एपिडर्मिस कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, बाह्य त्वचा का एक स्तर पाया जाता है। देखिए ये हो गया प्रारंभ में अविभेदित कोशिकाओं का समूह है। अब देखिए ये कोशिकाएं अविभेदित तो रहेगी नहीं, अविभेदित कोशिकाओं का समूह क्या है, परागकोश है। अब इनमें क्या होगा, विभेदन होगा, अर्थात विभाजन और विभेदन में अंतर है। देखिए विभाजन जो होता है उस दौरान कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि विभेदन के दौरान क्या होता है, कोशिकाएं अलग अलग कार्य के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। तो अब कोशिकाओं ने क्या शुरू कर दिया, विभेदन करना शुरू कर दिया। और विभेदन के दौरान क्या होता है, एक जो पहले केवल एकल स्तर था, कौन सा, एपिडर्मिस, अब उसके भीतर भाग में हाइपोडर्मिस भी बन जाएगा, अर्थात अधस त्वचा का निर्माण हो जाएगा। और इस अधस त्वचा की कुछ कोशिकाएं अपने आकार को बड़ा कर लेगी, इन कोशिकाओं का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इनका जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, घना हो जाएगा। अब बड़े आकार और सघन जीव द्रव्य वाली इस प्रकार की कोशिका को अपने नाम देते हैं परपसु कोशिका। इंपॉर्टेंट वर्ड है परपसु कोशिका। तो देखिए ये परपसु कोशिकाएं होती क्या है, ये आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं जो होती है, ये कोशिकाएं ही कालांतर में किसमें भाग लेगी, लघु बीजाणु जनन की क्रिया में भाग लेगी। तो अपने क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में भाग लेने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी है, तो इसे हम नाम दे देंगे परपसु कोशिका। अब देखिए हमने कहा कि परागकोश प्रारंभ में अविभेदित कोशिकाओं का एक पुंज या समूह है। अब इसमें विभेदन होने से अधस त्वचा का निर्माण हो गया, और अधस त्वचा में कुछ कोशिकाएं अपने आकार को बड़ा कर लेती है, इनका जीव द्रव्य सघन पाया जाता है, जिसे हमने नाम दे दिया परपसु कोशिका। अब देखिए ये परपसु कोशिका कालांतर में किसका निर्माण करेगी, ये परपसु कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी, और विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणत विभाजन होता है इस परपसु कोशिका के अंदर, परिणत विभाजन होता है। और इस कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप अपने को पता है कि प्रत्येक कोशिका विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ एक कोशिका बनेगी प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और दूसरी जो कोशिका बनेगी, दूसरी जो सेल बनेगी वो होगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। देखिए अपने को ध्यान रखना है
कि प्रारंभ में प्राक कोश अविभेदित कोशिकाओं का समूह है। इसकी कोशिकाओं ने क्या किया, विभेदन किया, अपने आकार को कुछ कोशिकाओं ने बड़ा किया, जीवद्रियों को सघन किया, इन कोशिकाओं को अपने नाम दे दिया परपशु कोशिका, जो कि कालांतर में लघु बीजाणु जनन की क्रिया में भाग लेती है। या हम यूं कहे कि प्राक कोश की आंतरिक संरचनाओं के विकास में ये परपशु कोशिकाएं सहायक होती है। अब देखिए परपशु कोशिका ने क्या किया, विभाजन किया है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनी है और दूसरी बनी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब हम यूं कहे कि पराग कोश दो क्षेत्रों में बंट गया। पहला क्षेत्र हो गया अपना पराग कोश द्वितीय क्षेत्र और दूसरा हो गया अपना प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका क्या बना देगी, पराग कोश की भित्ति बना देगी। क्या बना देगी, पराग कोश भित्ति का निर्माण कर देगी। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये किसमें बदल जाएगी, ये लगातार विभाजन करते हुए इस प्राथमिक शब्द को हटा दो, बीजाणुजन मातृ कोशिका में बदल जाएगी। बीजाणुजन मातृ कोशिका में बदल जाएगी। अब देखिए ये बीजाणुजन मातृ कोशिका क्या बना देगी, लघु बीजाणु बनाएगी, लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो ये होगी पराग कोश के अंदर होने वाली प्रमुख क्रियाएं। दोबारा से ध्यान दीजिए, अपने रिपीट करते हैं। प्रारंभ में पराग कोश अविभेदित कोशिकाओं का एक पुंज पाया जाता है, समूह होता है। धीरे धीरे इसमें विभेदन होता है। प्रारंभ में केवल एपिडर्मिस स्तर पाया जाता है, एपिडर्मिस स्तर से ये कोशिकाएं गिरी रहती है। अब धीरे धीरे इसके अंदर विभेदन होने से हाइपोडर्मिस स्तर बन जाएगा और हाइपोडर्मिस स्तर की कुछ कोशिकाएं, अधस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त बड़े आकार की होती है, जिन्हें हम परपशु कोशिका के नाम से, आर्किस्पोरियल कोशिका के नाम से जानते हैं। ये परपशु कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लगातार कोशिका विभाजनों के द्वारा इनका निर्माण करती है। प्राथमिक द्वितीय कोशिका पराग कोश की भित्ति बना देगी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बीजाणुजन मातृ कोशिका बना देगी, जो कालांतर में लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पराग कण के नाम से जानते हैं। अर्थात नर युग्मकों के निर्माण के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हो जाएगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका उत्तरदायी हो जाएगी। अब अगर अपने बात करें पराग कोश की संरचना की, कि पराग कोश की बाहरी जो भित्ति होती है, पराग कोश की जो भित्ति होती है, इसमें कौन कौन से प्रमुख स्तर पाए जाते हैं। ये तो हो गया पराग कोश की संरचनाओं के निर्माण की क्रिया। अब देखिए पराग कोश की जो भित्ति होती है, इसमें बाहर से भीतर की तरफ अर्थात परिधि से केंद्रक की तरफ कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित रहती है, ये अपने को समझना है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं, प्रारंभ में पराग कोश क्या है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, पुंज है, जिसके चारों तरफ एपिडर्मिस का स्तर पाया जाता है। धीरे धीरे समय के साथ इसमें विभेदन होता है, हाइपोडर्मिस स्तर का निर्माण हो जाता है और हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं अपने आकार को बड़ा कर लेती है, जिन्हें हम नाम देते हैं परपशु कोशिका। इसके अंदर सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। परपशु कोशिका में परिणत विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। अब लगातार विभाजन के परिणाम स्वरूप प्राथमिक द्वितीय कोशिका पराग कोश की भित्ति बनाएगी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बीजाणुजन मातृ कोशिका बनाएगी। फिर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, अर्थात नर युग्मक या पराग कणों का निर्माण बीजाणुजन कोशिकाओं के द्वारा किया जाएगा। देखिए अपने ये जो पराग कोश की भित्ति है, इसमें कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं, ये अपने को पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए अपने देखते हैं कि पराग कोश की सामान्य जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है और इसकी भित्ति के अंदर कौन कौन से प्रमुख भाग पाए जाते हैं। तो देखिए पराग कोश की जो भित्ति होती है, इसका निर्माण कौन करता है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका के द्वारा होता है। इसकी भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका के द्वारा होता है। अब इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका के द्वारा कौन कौन से स्तर बनते हैं, अर्थात हम यूं कहें कि इस पराग कोश के चारों तरफ कौन कौन सी
लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी परतें पाई जाती है और प्रत्येक परत का क्या कार्य रहता है परागकोश में, ये परतें क्या योगदान देती है, ये अपने को पढ़ना है। तो ये होगी एक सामान्य परागकोश के अंदर सामान्य संरचना। अपने को पता है कि परागकोश की सामान्य संरचना के अंदर बीजाणुजन ऊतक भी पाए जाते हैं और बाहर से भीतर की तरफ इस परागकोश की भित्ति में 4 प्रमुख लेयर पाई जाती है, 4 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। अब देखिए ये 4 संरचनाएं कौन कौन सी होती है ये आपको समझना है। तो देखिए ये जो ऊतक पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक। अब अगर अपने बात करें इसकी सामान्य संरचना की, तो अपने जो चर्चा कर रहे हैं परागकोश भित्ति की, तो परागकोश भित्ति में 4 प्रमुख परतें होती हैं। अब वो 4 प्रमुख परतें कौन सी होती है? देखिए सबसे बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है उसे हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस, या इसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। ठीक है, इसके पश्चात अपने बारी बारी से इन 4 परतों का अध्ययन करेंगे। ये चारों ही जो परागकोश भित्ति की परतें हैं ये अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। बाह्य त्वचा के बाद जो भीतर का स्तर होता है उसे हम नाम देते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, या इसे हम बोलते हैं अंतःत्वचा, अंतःत्वचा। इसके भीतर की तरफ जो स्तर होता है उसे हम बोलते हैं मिडल लेयर, मिडल लेयर, या इसे बोलते हैं मध्य परत, मध्य परत। और सबसे आंतरिक भाग में जो स्तर पाया जाता है उसे हम नाम देते हैं टेपिटम, या इसे कहते हैं पोषूतक, पोषूतक। अब देखिए ये हो गए 4 स्तर। किसके हो गए ये 4 स्तर? ये परागकोश की भित्ति के 4 स्तर हो गए, 4 परतें हो गई। अब देखिए जो सबसे बाहरी स्तर है जिसे हमने नाम दिया था एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, यह क्या है? एकल परतीय, एकल परतीय स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित कोशिकाओं का स्तर है। स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित कोशिकाओं का क्या है? स्तर है। तो इसकी कोशिकाएं क्या होती है? स्पर्श रेखीय दिशा में, बाहरी जहां जहां से संपर्क होता है वहां से ये लंबी होती है और साथ में क्या होती है? चपटी होती है। तो ये हो गया पहला स्तर, सबसे बाहरी स्तर, एपिडर्मिस स्तर या बाह्य त्वचीय स्तर। कार्य क्या हो जाएगा इसका? परागकोश की सुरक्षा करना, परागकोश की सुरक्षा करना। तो ये सबसे बाहरी स्तर हो गया। अपने पढ़ रहे हैं परिधि से केंद्र की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे बाहर की तरफ जो स्तर होता है वो होता है एपिडर्मिस स्तर, एकल परतीय स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित चपटी कोशिकाओं का स्तर, अर्थात एक ही परत पाई जाती है, एक ही लेयर में कोशिकाएं पाई जाती है और इसका कार्य क्या हो जाएगा? परागकोश की सुरक्षा करना। अब देखिए ये हो गया सबसे बाहरी स्तर। इसके बाद जो इसके नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जो स्तर होता है उसे हम अंतःस्थीसियम के नाम से जानते हैं। और इसकी कोशिकाएं क्या होती है? एकल परतीय होती है ये भी, लेकिन ये क्या होती है? दीर्घित तिर्यक दिशा में होती है। ये क्या है? चपटी है, जबकि ये तिर्यक दीर्घित है, लंबाई इनकी अधिक है, तिर्यक, और ये क्या होती है? मोटी होती है। तो इन कोशिकाओं की विशेषता देखिए, एपिडर्मिस में एकल परतीय कोशिकाएं हैं, एंडोथीसियम में भी एकल परतीय कोशिकाएं हैं, लेकिन इसमें स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित होती है, जबकि ये तिर्यक दीर्घित होती है। ये दोनों की प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी। अब देखिए इसकी ये जो कोशिकाएं होती है, किसकी? अंतःत्वचा की या एंडोथीसियम की, इन कोशिकाओं पर एक पदार्थ का जमाव पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं अल्फा सेलुलोज पदार्थ। सबसे बड़ी विशेषता है कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अल्फा सेलुलोज पदार्थ। और इस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं क्या हो जाती है? आर्द्रता ग्राही हो जाती है, अर्थात ये नमी धारण किए रहती है। अब देखिए यहीं पे अपना क्वेश्चन आता है, एक
क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्राग कोश स्फुटन में कौन सा स्तर सहायक होता है, या प्राग कोश के स्फुटन के लिए कौन सी परत, कौन सा स्तर, कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो अपना आंसर क्या होगा, एंडोथीसियम होगा। अब देखिए ये स्फुटन होता क्या है, विस्फोट से संबंधित है। परागण की क्रिया के दौरान इस पराग कोश की लघु बीजाणु दानी में उपस्थित पराग कणों को अपने को बाहर निकालना पड़ेगा और वर्तिकाग्र तक पहुंचाना पड़ेगा। इस क्रिया के लिए क्या करते हैं, ये पराग कोश अपनी भित्ति को तोड़ लेते हैं और अंदर उपस्थित परागकण मुक्त कर देते हैं। इसे हम पराग कोश स्फुटन के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये होता किस कारण है, एंडोथीसियम की जो सेल होती है ये क्या होती है, अल्फा सेलुलोज की परतों से ढकी होती है और ये क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। शुष्क अवस्था में जैसे ही ये नमी बाहर निकलती है, शुष्क अवस्था में ये कोशिकाएं अपने में से नमी को बाहर निकाल देती है, जिसके पश्चात क्या होता है, इसकी कोशिकाओं में तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है और इस तनाव या खिंचाव के कारण यह परतें टूट जाती है और पराग कोश से स्फुटित हो जाता है। पराग कोश की भित्ति के टूटने से पराग कण यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण की क्रिया संपन्न करवाते हैं। तो देखिए ये होगी अपनी दूसरी पर। पहला स्तर सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस, कार्य हो जाएगा सुरक्षा करना, इसके भीतर की तरफ है। अंतःस्तवचीय स्तर कार्य हो जाएगा पराग कोश स्फुटन में सहायता प्रदान करना। तीसरा जो स्तर होता है वो होती है अपनी मिडल लेयर, या जिसे मध्य परत के नाम से जानते हैं। देखिए प्रारंभिक और द्वितीयक दोनों स्तरों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो एकल स्तरीय होती है, जबकि यहाँ पर 1 से 3 स्तरीय पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। 1 से 3 स्तरीय, और इनकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, पतली भित्ति की कोशिकाएं होती है। और इनका कार्य क्या होता है, ये नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर बीजाणुजन ऊतक जो है, जो कालांतर में क्या बनाता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। बीजाणुजन ऊतक को ये क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। बीजाणुजन ऊतक को पोषण प्रदान करता है। 3 परतें हो गई अपनी, 3 पराग कोश की बाहरी स्तर हो गए। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एकल परतीय स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित चपटी कोशिकाओं से बना स्तर, जिसका कार्य होता है पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा स्तर हो गया अपना अंतःस्तवचा एंडोथीसियम स्तर, तिर्यक दीर्घित मोटी कोशिकाएं, इन पर अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है तथा ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही होती है। शुष्क अवस्था में इन कोशिकाओं से नमी बाहर निकलने पर इनमें तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पराग कोश क्या करते हैं, स्फुटन करते हैं। तो पराग कोश स्फुटन के लिए कौन सा स्तर उत्तरदायी है, अंतःस्थीसियम स्तर उत्तरदायी है। ठीक है, अपना एकमात्र स्तर बचा है टेपिटम या पोषूतक स्तर। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं परिधि से केंद्रक की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जो कोशिकाओं का समूह है। सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, फिर होता है एंडोथीसियम, फिर होता है मिड लेयर और फिर होता है टेपिटम स्तर। तो चौथा जो सबसे आंतरिक स्तर है उसे हम नाम देते हैं टेपिटम, और ये सबसे महत्वपूर्ण पराग कोश का स्तर होता है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला हो गया अपना अमीबीय टेपिटम और दूसरा हो गया स्त्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम और स्त्रावी टेपिटम। तो देखिए ये जो अमीबीय टेपिटम होता है, इसमें क्या होता है, कोशिकाएं अमीबा के समान, अमीबा कैसे गति करता है, अमीबा के अंदर फुटपाथ का निर्माण होता है इस प्रकार से, और इस फुटपाथ की सहायता से ये आगे की तरफ जल में गति करता है। प्रोटोजोआ का एक सामान्य सदस्य होता है अमीबा, उसके समान ये टेपिटम की कोशिकाएं फुटपाथों का निर्माण करते हुए गमन करती है। इस कारण इस प्रकार के टेपिटम को हम नाम दे देते हैं अमीबीय टेपिटम। ठीक है, और दूसरा जो अपना टेपिटम होता है वो होता है स्त्रावी टेपिटम। इसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न घटकों का स्त्रवण किया जाता है, इस कारण इसे हमें स्त्रावी टेपिटम के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर आपने चर्चा करें टेपिटम के कार्य की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। टेपिटम के कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे, ये जो स्त्रावी टेपिटम है ये पाया जाता है अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में स्त्रावी टेपिटम पाया जाता है, जो विभिन्न पदार्थों का स्त्रवण करता है।
चलिए अपने देखते हैं टेपिटम के कार्य क्या हैं। टेपिटम के कार्य क्या है? तो देखिए टेपिटम का प्रमुख कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो ये लघु बीजाणु उत्तक या पराग कणों को क्या प्रदान करता है? पराग कणों को पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करना पहला कार्य हो गया, पराग कणों को पोषण प्रदान करना या लघु बीजाणु जन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये जो स्रावी प्रकृति इनकी होती है, अर्थात इस टेपिटम के द्वारा एक वसा का पिंडक होता है जिसे हम प्रोयूबिस्काय के नाम से जानते हैं। प्रोयूबिस्काय, ये वसा से घिरा हुआ एक पिंडक होता है प्रोयूबिस्काय। गोलाकार संरचना पाई जाती है, वसीय प्रकृति की कोशिकाएं होती है जो टेपिटम, स्रावी टेपिटम के अंदर पाई जाती है प्रोयूबिस्काय। अब देखिए ये जो प्रोयूबिस्काय होता है, इस पदार्थ पर, इस कोशिका पर एक विशेष पदार्थ का जमाव हो जाता है जिसे हम स्पोरोपोलेनिन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि पराग कणों को लंबे समय तक जीवाश्मीय रूप में रखा जा सकता है? इसके लिए जो उत्तरदायी घटक होता है वो स्पोरोपोलेनिन ही होता है। तो देखिए पराग कणों की वसीय गोलाकार कोशिकाएं, वसीय गोलाकार कोशिकाएं क्या कहलाती है? प्रोयूबिस्काय कहलाती है। इन पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है जो कि पराग कणों का बाहरी स्तर या बाह्य चोल बनाता है। तो पराग कणों, यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि पराग कण का बाहरी चोल, बाहरी स्तर किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि क्या कारण है कि पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो इसके लिए अपना आंसर किस तरफ जाएगा? स्पोरोपोलेनिन की तरफ जाएगा। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। अब देखिए कीटों को आकर्षित करने के लिए, कीटों के साथ चिपकने के लिए पराग कण पर एक चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है जिसे हम पोलेन कीट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पोलेन कीट। तो पहला कार्य देखिए पराग कणों को पोषण प्रदान करना, दूसरा कार्य है स्पोरोपोलेनिन के जमाव द्वारा बाह्य चोल, पराग कणों के बाहरी चोल का निर्माण करना, तीसरा कार्य होता है इसका पोलेन कीट का स्त्रवण करना। पोलेन कीट का स्त्रवण करना। और ये पोलन कीट कीटों के साथ, कीटों के पंखों के पैरों के साथ पराग कणों को चिपकाने में सहायक होता है। अगला कार्य देखिए, ये जो टेपिटम स्तर पाया जाता है, इस टेपिटम के द्वारा एक विशेष प्रकार का एंजाइम मुक्त किया जाता है। उस एंजाइम को कहते हैं केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम। तो इस केलेज एंजाइम का स्त्रवण कौन करता है? टेपिटम के द्वारा किया जाता है। देखिए होता क्या है, आगे अपने लघु बीजाणु जनन की संपूर्ण क्रिया पढ़ेंगे, वहां अपने देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन के दौरान इस प्रकार से चार लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। क्या नाम देते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। टेट्राड के नाम से इनको जानते हैं। तो ये इन चारों लघु बीजाणुओं को जोड़ने के लिए जो पदार्थ उत्तरदायी होता है उसे हम कहते हैं केलोज। किसकी सहायता से जुड़े होता है? ये केलोज की सहायता से। अब अपने को क्या करना है? इन पराग कणों को अलग अलग करना है। अलग अलग करना है तो अपने को केलोज को तोड़ना पड़ेगा, और केलोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आता है, देखिए एंजाइम जहां कहीं भी कोई भी नाम किसी भी एंजाइम का हो, उसके अंत में एज शब्द लगता है। तो केलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होगा? केलेज एंजाइम। तो इस केलेज एंजाइम का स्त्रवण भी किसके द्वारा किया जाता है? टेपिटम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला जो इसका कार्य है वो है पादप हार्मोन होता है एक IAA, जिसे हम इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का संश्लेषण करता है कौन सा स्तर? टेपिटम स्तर। तो ये हो गए अपने पराग कोश की भित्ति में पाए जाने वाले प्रमुख स्तर। चलिए दोबारा से रिवीजन कीजिए। पराग कोश की भित्ति का निर्माण भित्तीय, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि परपशु कोशिका में परिणत विभाजन से बनती है। इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका में लगातार विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस स्तर बनेगा। इसकी कोशिकाएं एकल परतीय स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित चपटी होती है और ये सबसे बाहर होता है, अतः इसका कार्य हो गया पराग कोश की सुरक्षा करना।
दूसरी परत इससे भीतर की तरफ एंडोथीसियम या अंतःस्थवचा की होती है, जो कि प्राग कोश के सफुटन में सहायक होती है, क्योंकि इस पर अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। शुष्क होने पर इसमें होने वाला खिंचाव प्राग कोश के स्फुटन के लिए उत्तरदायी है। अगली जो परत है अपनी मिड लेयर, 1 से 3 स्तरीय पतली भित्ति की कोशिकाओं से मिलकर बनी परत है, जिसके नष्ट होने से, इसकी कोशिकाओं के नष्ट होने से बीजाणुजन उत्तक कोशिकाओं को पोषण प्रदान किया जाता है। और सबसे भीतर सबसे आंतरिक स्तर होता है टेपिटम स्तर, जो 2 प्रकार का होता है, अमीबीय और स्त्रावी। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर स्त्रावी प्रकृति का पाया जाता है, जबकि कुछ पादपों के अंदर अमीबीय प्रकृति का टेपिटम पाया जाता है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं अमीबा के समान गमन करती है। अब टेपिटम के कार्य महत्वपूर्ण है, तो कार्य में देखिए पराग कणों को पोषण कौन प्रदान करता है? सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम। प्रोयूबिस्काय है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का। प्रोयूबिस्काय से क्या तात्पर्य? स्त्रावी टेपिटम में पाई जाने वाली गोलाकार वसीय कोशिकाएं क्या कहलाती है? प्रोयूबिस्काय कहलाती है। और इस प्रोयूबिस्काय पर स्पोरोपोलिन के जमाव से पराग कण का सबसे बाहरी आवरण, बाहरी स्तर बाह्य चोल बनता है, जो कि स्पोरोपोलिन से बना होता है। इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? टेपिटम के द्वारा किया जाता है। कीटों के साथ पराग कणों को चिपकाने के लिए या सुगंधित पदार्थ जो स्त्रावण किया जाता है, उसे हम पोलन कीट के नाम से जानते हैं, सुगंध बढ़ाने के लिए। तो ये कीटों के साथ पराग कणों को चिपकने हेतु जो तेलीय पदार्थ मुक्त किया जाता है, पोलन कीट, इसका स्त्रावण भी टेपिटम के द्वारा किया जाता है। फिर केलेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है, जो कि लघु बीजाणु चतुष्क से लघु बीजाणुओं को अलग करने में सहायक होता है। और पादप हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड का स्त्रावण भी किसके द्वारा किया जाता है? टेपिटम स्तर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना परपसु कोशिका से बनने वाला प्रमुख स्तर। देखिए हमने ये देखा कि प्रारंभ में पराग कोश क्या है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह है। फिर इसके अंदर क्या हुआ? विभेदन हुआ, और विभेदन के परिणाम स्वरूप कुछ कोशिकाएं, हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं अपने आकार को बड़ा कर लेती है। उन कोशिकाओं को हमने नाम दिया परपसु कोशिका। क्या नाम दिया? परपसु कोशिका। अब ये परपसु कोशिका जो होती है, ये क्या करती है? परिणत विभाजन करती है और प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक और प्राथमिक भित्तीय उत्तक का निर्माण करती है। अब प्राथमिक भित्तीय जो कोशिकाएं होती है, भित्तीय जो उत्तक होता है, उसके द्वारा परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें 4 स्तर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। अब अपना दूसरा पार्ट कौन सा बच गया? प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक। और वो प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक कौन सा? प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक। ये प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक अर्धसूत्री विभाजन करेगा, मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, और क्या बना देगा? 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। और लघु बीजाणु बनने की इस घटना को कहते हैं लघु बीजाणु जनन, जिसका अगले चैप्टर के अंदर, अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर हमें वर्णन करेंगे। यहाँ इतना ध्यान दीजिए कि अपना टॉपिक चल रहा है नर युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास। नर युग्मकोद्भिद अर्थात नर प्रजनन पुंकेसर की प्रमुख इकाई है पुंकेसर। पुंकेसर में पुतंतु के शीर्ष भाग पर परागकोश पाया जाता है, और ये परागकोश प्रारंभ में अविभेदित कोशिकाओं का समूह है। इसकी कोशिकाएं विभेदन करती है। विभेदन के पश्चात हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं अपने आकार को बड़ा कर लेती है, और बड़ा करने के पश्चात इनका जीव द्रव्य सघन हो जाता है। अब इन कोशिकाओं को आर्किस्पोरियल सेल या परपसु कोशिका कहती है, जो परिणत विभाजन के द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका परागकोश की भित्ति का निर्माण कर लेती है, जिसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। और बीजाणुजन कोशिका क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या बना देगी? बीजाणुजन मातृ कोशिका बना देगी, और ये बीजाणुजन मातृ कोशिका मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या बना देगी? लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देगी, जिसे हम परागकण के नाम से जानते हैं। तो आज हमने परागकोश की सामान्य स्ट्रक्चर और इसकी परिवर्धन या विकास की विभिन्न क्रियाएं पढ़ी। परागकोश की भित्ति में पाए जाने वाले प्रमुख स्तरों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।